सभी का नमस्कार। 11वीं राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा के अंदर हमने राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं इस बिंदु का अध्ययन हमने किया था। आज की कक्षा में भी हम इसी बिंदु का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछली कक्षा के अंदर इस बिंदु के अंदर कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में बात की थी, उसके बारे में समझने का प्रयास किया था कि ऐसे कौन कौन से राजनीतिक सिद्धांत हैं जिनका हमारे जीवन में और हमारे राजनीतिक कार्यों में बड़ा महत्व है, ठीक है ना। और ऐसे विश्व के जो महान राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने अपने सिद्धांतों के माध्यम से विश्व को ये बताने का प्रयास किया कि वास्तव में लोगों के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के कल्याण के लिए हमें किस प्रकार का शासन देना चाहिए या किस प्रकार का शासन होना चाहिए और किस प्रकार के राजनीतिक कार्य होने चाहिए और लोगों के लिए शासन को, सरकार को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे विश्व के महान राजनीतिक विद्वानों के जो सिद्धांत थे, उनके विचार थे, उनको भी हमने पिछली कक्षा में समझा था। आज की कक्षा के अंदर हम इस बिंदु के अंदर राजनीतिक सिद्धांत के जो शेष बिंदु हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, हम इसमें देखेंगे कि पहला जो इसका बिंदु है वह है राजनीतिक सिद्धांतों का स्वरूप, यानी जो हमारे राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है ना। जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ठीक है ना, न्याय, ये हमारे राजनीतिक सिद्धांत थे। तो इसमें इसके स्वरूप के अंदर भी इन्हीं चीजों को बताया गया है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे वो राजनीतिक सिद्धांत हैं जिनके बिना देश के नागरिकों को जो मूल अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल सकते। इसलिए नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे राजनीतिक सिद्धांत बहुत आवश्यक हैं, समाज के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों का इन्हें मुख्य स्वरूप माना जाता है, ठीक है ना। हमारे देश के अंदर भी, हमारे संविधान के अंदर भी इन सिद्धांतों को अपनाया गया है। स्वतंत्रता के बारे में हम जानते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समान स्वतंत्रता प्राप्त है। समानता के सिद्धांत हमको ये बताता है कि हमारे देश में, समाज के अंदर सभी लोगों को और हमारे देश के अंदर सभी लोगों को हर क्षेत्र में समानता का अधिकार प्राप्त है। और हम न्याय की बात करेंगे तो न्याय के सिद्धांत में हम ये समझते हैं कि हमारे देश में सभी लोगों को समान न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं और सभी लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में न्याय प्राप्त हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। लोकतंत्र की बात करें तो हमारे देश के अंदर, भारत देश में लोकतांत्रिक शासन है, यानी जनता का शासन है। इस सिद्धांत को अपनाया गया है, यानी लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण के सिद्धांत को अपनाया गया है। धर्मनिरपेक्षता की बात करें, यानी हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया है, जिसका तात्पर्य है कि सभी धर्म समान हैं, कोई धर्म विशेष धर्म नहीं, सभी धर्म को समान माना गया है और सभी धर्म को मानने वाले लोगों को समान धार्मिक अधिकार है। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इन्हें राजनीतिक सिद्धांतों का मुख्य स्वरूप माना जाता है, जिन्हें भारतीय संविधान में और विश्व के सभी देशों के संविधान के अंदर, जहां पे लोकतांत्रिक शासन है, उनके संविधान के अंदर भी इन सिद्धांतों को अपनाया गया है। अगला हमारा बिंदु है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो कानून का राज, यानी कानून का राज होना चाहिए, लेकिन कैसा, जिसमें अधिकारों का बंटवारा, यानी जो अधिकार है संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि जब हमारी सरकार के द्वारा
या हमारी संसद के द्वारा जहाँ पे कानून का निर्माण होता है, उस संसद के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है, ऐसा नियम बनाया जाता है, अगर वो कानून या नियम हमारे देश के या देश के लोगों के हित में नहीं है, उनके लिए कल्याणकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका उस कानून को रोक सकती हैं या उसे रद्द कर सकती हैं, और ऐसा करके वो हमारी सुरक्षा करती हैं। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन करना, यानी कि सही कानून को समर्थन देना और जो कानून गलत है उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा न्यायालय उसे प्रतिबंधित करता है। ठीक है, और सार्थकता की जांच करता है कि क्या वास्तव में कानून सही है या गलत है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत जो हैं ये भी हमारे संविधान में शामिल हैं, जिसमें सिंपल तरीके से समझे कि ये सिद्धांत हमको कहता है कि कानून का राज होना चाहिए, लेकिन कानून जो है लोकतांत्रिक होना चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए, और सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, किसी के साथ भेदभाव ना हो। अगर कानून में कोई कमी है तो उसे न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से उसकी जांच की जाती है कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा बिंदु है राजनीतिक सिद्धांतकार, यानी सिद्धांतकार से मतलब है कि जितने भी विद्वान हैं जो अपने अपने सिद्धांतों को विश्व की सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर विश्व के सभी देशों की राजनीति और उनके लक्ष्य तय होते हैं, ऐसे सिद्धांतकारों के द्वारा क्या कहा गया है। तो हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा राजनीतिक अनुभवों और भावी विचारों को प्रस्तुत करते हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि जो सिद्धांतकार है, जो राजनीतिक विद्वान है, जो राजनीति की अच्छी एक प्रकार से व्याख्या करते हैं, राजनीति का ज्ञान रखते हैं, ऐसे जो राजनीतिक विद्वान हैं विश्व के सभी देशों में हैं। और ये सारे राजनीतिक विचारक या विद्वान ये देखते हैं कि देश के जो नागरिक हैं और देश के नागरिकों की वर्तमान में क्या सोच है, यानी ताजा सोच क्या है। ठीक है ना, वर्तमान में लोगों की क्या सोच है, उनके राजनीति के बारे में लोगों के क्या अनुभव है, लोग क्या सोचते हैं, और वो भविष्य की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, उन सभी लोगों के विचारों को यहाँ पे सिद्धांतकार जो है अपने विचारों के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसका लाभ हमें हमारे शासन को सुधारने में और शासन को लोकतांत्रिक बनाने में और लोगों के हित में बनाने में काम आता है। चौथा है संविधान। संविधान सभी देशों में है, हमारे देश के अंदर भी लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें सबको अधिकार है। तो संविधान के अंदर लोगों के पास समान अधिकार हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। ठीक है ना, यानी हमारे देश में इस सिद्धांत को माना गया है कि सभी लोगों के पास समान अधिकार होंगे। जाति के आधार पर भेदभाव मौजूद है, जिसे ये माना गया है कि जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, जबकि यह होता है कि संविधान के अंदर तो लोगों को समान अधिकार है। हमारे देश में संविधान ने कहा है कि सभी लोगों को स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा का प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार है और ये अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर जाति के आधार पर आज भी वर्तमान में भेदभाव होता है और ये विशेष तौर पे हमें गांवों में देखने को मिलता है। इसलिए जब तक हम अपने मन से भेदभाव को नहीं मिटाएंगे, वास्तव में हमें समान अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो हमें अपने मन से जाति के आधार पर भेदभाव को मिटाना होगा, जबकि संविधान ने हमें समान अधिकार दिया है और सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। पांचवा है विशेष या उच्च वर्ग के लोग। जो विशेष और उच्च वर्ग के लोग हैं, जिनका मतलब है समाज के ऐसे लोग जो धनवान हैं, संपन्न हैं, शिक्षित है और प्रतिष्ठित है, जिनका समाज में नाम है, ऐसे विशेष या उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न भी होते हैं और समाज के अंदर और राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचे पदों पर होते हैं और इसमें से बहुत सारे नेता होते हैं जो सरकार चलाते हैं। तो ऐसे जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके पास में विशेष अधिकार होते हैं। ठीक है ना, आम लोगों के पास में या सामान्य जनता के पास में नहीं होते, लेकिन
जो विशेष या उच्च वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, उनके पास में विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, यानी उनको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। ये सारे अधिकार दूसरे नागरिकों को भी प्राप्त है, लेकिन उन्हें उसका ज्ञान नहीं होता। लेकिन ये उच्च वर्ग के लोग हैं, ये संविधान के द्वारा जो भी अधिकार दिए गए हैं उन सभी का ये अच्छे से प्रयोग करते हैं, जबकि आम लोग नहीं करते। इसलिए हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि इनके पास में उच्च पद और आर्थिक संपन्नता के होने के कारण भी ये एक प्रकार से विशेष अधिकारों को भी प्राप्त करते हैं। ये ऊंचे पदों पर होने के कारण ये विशेष अधिकारों के द्वारा अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग समाज के जो वंचित लोग हैं, ठीक है ना, और जो समाज के कमजोर लोग हैं, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, ठीक है ना, जो ऐसे कमजोर और निम्न वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों के पास में विशेष अधिकार नहीं होते। जैसे कि शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, समानता की बात करें, ये जितने भी मतलब यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो अधिकार है, ठीक है ना, हम इनको ये कह सकते हैं कि शिक्षा, रोजगार, स्वतंत्रता और समानता, इसके अलावा भी बहुत सारे जो अधिकार है संविधान के द्वारा देश के सभी नागरिकों को दिए गए हैं, लेकिन इनका अच्छे से जो प्रयोग है वो उच्च वर्ग के लोग करते हैं, और जो हमारे निम्न और कमजोर वर्ग के वंचित लोग हैं वह जानकारी नहीं होने के कारण इनका अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते, इसलिए ये वंचित हो जाते हैं और उच्च वर्ग के लोग जो हैं उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। तो हमें इस भेदभाव को, इस अंतर को दूर करना होगा। अगला बिंदु है आजीविका। आजीविका यानी हमें अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जो काम करते हैं उसे कहते हैं आजीविका का साधन। तो आजीविका का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है कि सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने भरण पोषण के लिए जो भी कार्य करना चाहे वो कर सकता है। सभी को समान अधिकार है। जीवन के अधिकारों में शामिल करने और अदालतों के द्वारा इसकी व्याख्या भी की गई है। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जीवन के अधिकारों की बात करें तो आजीविका का अधिकार देश के सभी नागरिकों को प्राप्त है, ताकि वो अपने जीवन को एक प्रकार से बेहतर बना सके, अपने जीवन को सुधार सके और एक हम कह सकते हैं कि अच्छे से जीवन को जी सके। इसलिए आजीविका का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है और इसे संविधान में शामिल किया गया है और हमारे कोर्ट में या हम कहेंगे अदालतों में इसकी कई बार व्याख्या भी की गई है, ठीक है ना। और इसको लेकर कई बार अदालतों में विवाद होता है, जिसके कारण से न्यायालय के द्वारा, अदालत के द्वारा उसकी व्याख्या की जाती है और आम नागरिकों के इन आजीविका के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। सूचना के अधिकार की गारंटी, इस बिंदु को हम समझेंगे कि सूचना का अधिकार ये नागरिकों को दिया गया। ये इसलिए दिया गया कि बार बार मांग उठती थी कि जो आम नागरिक हैं उनको भी ऐसा अधिकार प्राप्त होना चाहिए जिससे कि वह सरकार से प्रश्न पूछ सके कि जो सरकार काम कर रही है, ठीक है ना, और वो काम कर रही है तो मतलब उससे जनता का कितना हित है, देश का कितना हित है, या एक प्रकार से सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है या क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर नागरिक सूचना के अधिकार के तहत सरकार से सूचना मांगता है तो सरकार को सूचना देनी पड़ती है। ये सूचना का अधिकार की गारंटी, ये अधिकार देश के सभी नागरिकों को प्राप्त है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई, जिसके अंदर नए कानून का निर्माण हुआ है। यानी यह एक नया कानून है जो देश के सभी नागरिकों को प्राप्त है और ये हमें एक नया अधिकार देता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हम इस अधिकार के द्वारा हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से सरकार से सूचना मांग सकते हैं और हम जो है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा 8वां बिंदु है वैश्विक संचार तकनीक। वैश्विक संचार तकनीक से मतलब है कि विश्व के अंदर आज हम देखते हैं कि
जो संचार की तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें मोबाइल है, कंप्यूटर है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो हम कह सकते हैं मीडिया है, टेलीविजन है, मोबाइल है, ठीक है ना, कंप्यूटर है, ये सब है ना संचार की तकनीक है जिनका प्रयोग दुनिया के सभी देश के लोग करते हैं। इस वैश्विक संचार की तकनीक को हम देखें तो ये दुनिया के सभी देशों में फैली हुई है और हमारे देश में भी इसका सभी इस्तेमाल करते हैं। देश के सभी नागरिक मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से संचार तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, टेलीविजन के माध्यम से करते हैं, जिसमें मीडिया भी इसका इस्तेमाल करती हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया तो शहरों और गांवों के लोगों में तालमेल बिठाने के लिए इस संचार की तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जब से इस तकनीक का विकास हुआ है, संचार का विकास हुआ है, तो लोग मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, ठीक है ना, इसके माध्यम से अपने गांवों में, शहरों में बैठे बैठे अपने देश की सारी सूचनाएं प्राप्त करते हैं और मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हैं, ठीक है ना। और आज के जीवन में हम इस संचार की तकनीक के बिना अपना जीवन नहीं जी सकते, इसलिए इसका बड़ा महत्व है और इस तकनीक के माध्यम से शहरों और गांवों के लोगों में तालमेल बना हुआ है और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला बिंदु है कि आदिवासी संस्कृति, यानी जो लोग वनों में रहते हैं या किसी ऐसे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जिनको आदिवासी कहते हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो हमारे देश के जो आधुनिक तकनीक है, ठीक है ना, उनसे एक प्रकार से जुड़े हुए नहीं है, या उन्हें हम कह सकते हैं कि देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, ठीक है ना, उसका ज्ञान इन आदिवासी लोगों को नहीं होता। लेकिन आज आदिवासी संस्कृति, यानी जो ये लोग पहाड़ों में या जंगलों में रहते हैं, इनकी अपनी संस्कृति होती है, अपना रहन सहन होता है, या कह सकते हैं कि एक प्रकार से सुरक्षा हेतु सक्रिय कार्यकर्ताओं और तालमेल आसान होता है। यानी इन लोगों के बारे में अगर सरकार को कोई जानकारी प्राप्त करनी है या इन लोगों के लिए कोई कार्य करना है, तो इसमें भी वैश्विक संचार की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है और इन लोगों की सुरक्षा के लिए और एक प्रकार से सक्रिय कार्यकर्ताओं या तालमेल आसान, जिसका मतलब है कि हमारे सरकार जो है वो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इन लोगों के साथ में तालमेल बिठाकर इन लोगों से संपर्क स्थापित करती हैं। आज हम देखते हैं कि जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर भी संचार की तकनीक मौजूद है। अगला बिंदु है कि वैश्विक संचार की तकनीक का प्रयोग देश के सभी नागरिक करते हैं और विश्व के सभी देशों के लोग इस संचार तकनीक का प्रयोग करते हैं, मोबाइल का, टेलीविजन का, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस तकनीक का प्रयोग आतंकवादियों और अपराधियों के द्वारा भी किया जाता है और आतंकवादी और अपराधी भी अपना नेटवर्क बनाने में क्षमता प्राप्त करते हैं। यानी जो आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, वो भी इस तकनीक का प्रयोग करके अपना नेटवर्क बनाते हैं और अपना जाल बिछाते हैं और हमारे देश के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अपराधी जो होते हैं वो एक प्रकार से इन तकनीकों का प्रयोग करके जो है वो बच जाते हैं और ये कह सकते हैं कि आतंकवादी व अपराधी इन संचार की तकनीकों के माध्यम से बहुत सारे अपराध करते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से तो वैश्विक संचार की तकनीक जो है आतंकवादियों और अपराधियों की भी सहायता करती है, ठीक है ना, और दूसरी तरफ वैश्विक संचार की तकनीक जो है हमारे देश के लोगों को आपस में जोड़ती हैं और उनके आपस के आर्थिक और सामाजिक कार्यों को आसान बनाती है, उनके जीवन को आसान बनाती है। तो ये कुछ सिद्धांत थे जिनको हमारे संविधान में नियम और कानून के रूप में शामिल किया गया है और जिसे नियम कानून के रूप में हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आज की कक्षा में हमने राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, इस बिंदु को हमने पूरा कर दिया है। धन्यवाद।